हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं प्रवीण कुमार आप सभी साथियों का स्टडी आईक्यू के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद रखता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी शानदार चल रही होगी। गाइस, आपको पता होगा हमारे राजस्थान में अनेक सारी देसी रियासतें रही हैं और इन देसी रियासतों के द्वारा अपनी इन रियासतों की सुरक्षा हेतु ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में और बाद में ब्रिटिश हुकूमत के साथ में सहायक संधियां कर ली गई थी। अर्थात इन रियासतों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब ब्रिटिश हुकूमत के हाथों में चली गई थी। और फिर कांग्रेस की स्थापना के बाद हमारे भारत में अनेक सारे राष्ट्रीय आंदोलन अंग्रेजी हुकूमत को यहां से हटाने के लिए चलाए गए, चाहे वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा चलाए गए हों या फिर महात्मा गांधी जी के द्वारा या फिर अनेक सारे ऐसे नेता रहे जिनके द्वारा ये आंदोलन ब्रिटिश हुकूमत जहां जहां पर थी वहां चलाए गए थे। इसी दौरान देसी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग करने के लिए प्रजामंडल आंदोलन भी चलाए गए थे। और इसी कड़ी में आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रजामंडल आंदोलन के प्रारंभ की जो घटनाएं राजस्थान में घटित होती हैं, इनके साथ ही जैसलमेर प्रजामंडल जो यहाँ अपने चला था, उस जैसलमेर प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जो प्रमुख घटनाएं घटित हुई उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा कि प्रजामंडल आखिरकार होता क्या है। तो प्रजामंडल का शाब्दिक अर्थ तो वैसे होता है जनता का संगठन, और इसी संगठन के द्वारा, जो जनता का एक संगठन है, इसी संगठन के द्वारा देसी रियासतों की जनता को उनके राजनीतिक अधिकार दिलाने और देसी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए प्रजामंडल आंदोलन चलाए गए थे। सीधे शब्दों में मैं आपको ये बात कह दूं कि जैसे हम किसी भी देसी रियासत के संदर्भ में प्रजामंडल आंदोलन की बात करें तो वहां की जनता के द्वारा एक संगठन बना लिया गया जो क्या कार्य करेगा, वह उस क्षेत्र में राजनीतिक चेतना, पॉलिटिकल अवेयरनेस वहां पर पैदा करने का काम करेगा। साथ ही साथ उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग इन प्रजामंडल आंदोलनों के माध्यम से की जा रही थी। इसी कड़ी में हम जब देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात हम अगर करें या फिर जो ये देसी रियासतों की जनता थी, इनको यह प्रेरणा कहां से मिली कि वे इन देसी रियासतों की सरकार के खिलाफ ये आंदोलन चलाएं। तो अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार यहाँ पर एजुकेशन जो था वह हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि अंग्रेजों का शासन यहाँ चल रहा था। साथ ही साथ जो संचार के साधन जो पहले यहाँ पर नहीं थे, अर्थात हम यूं कह दें कि भारत के किसी भी क्षेत्र में कोई घटना घटित हो रही है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध या फिर किसी भी रियासत के विरुद्ध, तो वे सूचनाएं पहले जल्दी से यहां नहीं पहुंच पाती थी क्योंकि संचार के साधनों का अभाव था। लेकिन अब अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार भी हो चुका है, साथ ही साथ संचार के साधन उपलब्ध हो चुके हैं, जिसके कारण विश्व पटल के ऊपर या फिर समूचे विश्व में भी कोई घटना अगर घटित हुई है तो उनसे भी प्रेरणा यहाँ के स्थानीय निवासियों को प्राप्त होती है। और ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जो भी आंदोलन, चाहे वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा चलाए जा रहे हों या फिर अन्य किसी संगठन या नेता के द्वारा चलाए जा रहे हों, इन सब से प्रेरणा यहाँ की आम जनता को प्राप्त होती है। इसीलिए उनके द्वारा यह संगठन स्थापित कर लिया गया और इन संगठनों के माध्यम से उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग कर दी जाती है। इसी कड़ी में हम अगर देखते हैं तो आपको पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी जी के द्वारा जो भी राष्ट्रीय आंदोलन चलाए जा रहे थे वे इन देसी रियासतों में नहीं चलाए जाते थे। केवल और केवल ब्रिटिश भारत जो था, अर्थात जहां ब्रिटेन का शासन था, जिन जिन क्षेत्रों में, उन्हीं क्षेत्रों में यह आंदोलन चलाए जाते थे। लेकिन बाद में 1938 ईस्वी का हम अधिवेशन अगर देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई, जो हरिपुरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ था, इसमें यह निर्णय लिया गया कि न केवल ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में आंदोलन चलाए जाएंगे
बल्कि देसी रियासतों में भी अब यह आंदोलन चलाए जाएंगे, अर्थात उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की जाएगी। और इसी संदर्भ में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जोधपुर की यात्रा भी की जाती है। साथ ही साथ अनेक सारे ऐसे छोटे छोटे संगठन भी यहां पर स्थापित होते हैं जिन्होंने पॉलिटिकल अवेयरनेस यहां पर पैदा करने का काम किया। जैसे इसी कड़ी में हम अगर देखें तो 1918 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित हुआ था, जिसमें विजय सिंह पथिक, जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही साथ गणेश शंकर विद्यार्थी और जमनालाल बजाज, गणेश शंकर विद्यार्थी जो कानपुर से प्रताप नामक समाचार पत्र प्रकाशित करते थे, जिसमें इन्होंने पथिक के कहने पर कई सारे लेख बिजोलिया के किसानों के संदर्भ में छापे और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भी कई सारे लेख इनके द्वारा अपने इस प्रताप नामक समाचार पत्र में छापे जाते थे। साथ ही साथ जमनालाल बजाज, जिनके द्वारा जयपुर प्रजामंडल में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई जाती है और इन्हीं के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल भी स्थापित किया गया था। इन सभी नेताओं के द्वारा 1918 ईस्वी के दिल्ली अधिवेशन में भाग लिया गया था। साथ ही साथ 1918, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तो यह डिसीजन 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में लिया था, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। लेकिन उसी से पहले 1918 ईस्वी में मारवाड़ी पुस्तकालय में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की जाती है और इसका प्रधान कार्यालय कानपुर में बनाया जाता है, क्योंकि कानपुर में उस समय अपने राजस्थान के या फिर अनेक सारे मारवाड़ी यहां पर निवास करते थे। और मैंने आपको यह भी बताया कि कानपुर से ही प्रताप का भी प्रकाशन हुआ करता था। अब यह जो 1918 ईस्वी में राजपूताना मध्य भारत सभा का गठन दिल्ली के चांदनी चौक के मारवाड़ी लाइब्रेरी में किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भी यही है कि देसी रियासतों की जनता में राजनीतिक चेतना जागृत की जाएगी। इसका प्रथम अधिवेशन दिल्ली में आयोजित किया गया था 1918 ईस्वी में ही, जिसकी अध्यक्षता गिरधर शर्मा के द्वारा की गई थी। और इसी अखिल भारतीय राजपूताना मध्य भारत सभा की बात हम अगर करें, इसका जो उद्देश्य आता है रियासतों की जनता को जागरूक कर रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना और रियासतों की जनता को कांग्रेस का सदस्य बनाना। परंतु प्रारंभ में कांग्रेस के द्वारा इसे अपने सहयोगी संगठन के रूप में मान्यता प्रदान नहीं की जाती है, क्योंकि मैंने आपको यह कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केवल और केवल ब्रिटिश शासित क्षेत्रों में ही अपने आंदोलन चला रही थी। देसी रियासतों में उनके द्वारा आंदोलन नहीं चलाए जा रहे थे। हालांकि इसके द्वारा, इस संगठन के द्वारा या इस संगठन के नेताओं के द्वारा प्रयास किए गए ताकि इस संगठन को भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहयोगी संगठन के रूप में मानकर देसी रियासतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य संख्या में वृद्धि की जाए और वृद्धि होने के साथ ही यहां पर उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग कर दी जाए। लेकिन प्रारंभ में, क्योंकि यह 1918 ईस्वी में संगठन स्थापित हुआ था, कांग्रेस के द्वारा इसे अपने सहयोगी संगठन के रूप में मान्यता प्रदान नहीं की जाती है। हम बात अगर करेंगे 1919 ईस्वी की, अमृतसर अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का और इसी दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान ही इस संगठन के द्वारा अपना दूसरा अधिवेशन अमृतसर में आयोजित किया जाता है और तीसरा अधिवेशन जो था यह मार्च 1920 ईस्वी में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में आयोजित किया गया था। हम बात कर रहे हैं राजपूताना मध्य भारत सभा की, जिसका दूसरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1919 ईस्वी के अधिवेशन के साथ में ही अमृतसर में, बाद में हमारे राजपूताना में या फिर राजस्थान वर्तमान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो अजमेर में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में 1920 ईस्वी में अधिवेशन आयोजित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1920 का जो नागपुर अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता गणेश नारायण सोमानी के द्वारा की गई, इसी अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा इसे अपने सहयोगी संगठन के रूप में मान्यता प्रदान कर दी जाती है। अर्थात जिस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ब्रिटिश हुकूमत वाले क्षेत्रों में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध आंदोलन चला रही है, ठीक इसी प्रकार उसके सहयोगी संगठन के रूप में यह संगठन भी देसी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की क्या करेगा, मांग करेगा। यह सहयोगी संगठन के रूप में मान्यता 1920 ईस्वी में
प्रदान की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के दौरान। आगे की बात हम अगर करें तो आपको पता होगा भारतीय स्तर पर प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ता जो थे, इनके द्वारा 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई और इसी स्थापना से प्रोत्साहित होकर रामनारायण चौधरी के द्वारा 1931 में इस परिषद का एक प्रांतीय अधिवेशन भी आयोजित किया जाता है, ताकि यहां की जनता का जुड़ाव भी इस संगठन के साथ, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के साथ में हो सके। हमने बात की है राजपूताना मध्य भारत सभा और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद जो है, इनका मूल उद्देश्य केवल और केवल यहां उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग करना था या फिर उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। तो इसी का प्रांतीय अधिवेशन हमने ये कहा 1931 ईस्वी में रामनारायण चौधरी के द्वारा अजमेर में आयोजित किया जाता है। अब हम ऐसे कुछ प्रजामंडल आते हैं, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले एक छोटे से प्रजामंडल जैसलमेर के बारे में। लेकिन जब भी हम प्रजामंडल आंदोलन पढ़ते हैं, कई सारे ऐसे प्रजामंडल आंदोलन रहे या फिर ऐसे प्रजामंडल या संगठन रहे जिनकी स्थापना उनकी रियासत से बाहर होती है। जैसे हम बात करें जैसलमेर प्रजामंडल की ही स्थापना जैसलमेर में न होकर जोधपुर में होती है। इसी प्रकार भरतपुर की रेवाड़ी में, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना बंबई प्रांत में और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की जाती है। ये इनके स्वयं के राज्य में, अर्थात जो भी जैसलमेर, भरतपुर, सिरोही और बीकानेर की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के प्रशासन के द्वारा इन प्रजामंडल आंदोलनों को प्रचार प्रसार नहीं करने दिया गया, साथ ही साथ दमन की नीति को अपनाया गया, जिसके कारण यह प्रजामंडल अपने राज्य से बाहर स्थापित होते हैं। तो ये तो हमने बेसिक जानकारी प्राप्त की है कि आखिरकार प्रजामंडल होता क्या है। सीधे तौर पर, सीधे सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि प्रजामंडल एक जनता का संगठन होता है जिसके द्वारा देशी रियासतों की जनता को जागरूक किया गया और यहां पर उत्तरदायी शासन स्थापित करने की मांग की जाती है। अब जानकारी प्राप्त करते हैं जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में। जैसलमेर आपको पता होगा रेगिस्तान वाले क्षेत्र में स्थित है। थार का डेजर्ट यहां पर आता है। बड़े बड़े रेतीले धोरे आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, शरीर कीजिए काष्ठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोह का, जद दिखे जैसाण। ये इसीलिए पंक्ति कही गई है कि पत्थर के पैर ही आपको जैसलमेर पहुंचा सकते हैं, क्योंकि डेजर्ट एरिया है और गर्मियों के दिनों में यह भयंकर जल्दी गर्म हो जाते हैं। ये जो सैंड ड्यून्स होते हैं, अर्थात रेतीले टीले जो होते हैं, मरुभूमि में स्थित होने के कारण, डेजर्ट एरिया में होने के कारण यह अन्य रियासतों से, जो अपने राजपूताने में समकालीन रियासतें थी, उनसे यह रियासत थोड़ी पिछड़ी हुई थी। इसीलिए इसे राजस्थान का अंडमान निकोबार भी कहा गया है। साथ ही साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम बात करें तो इन्होंने जैसलमेर को विश्व का 8वां अजूबा भी कहा है। यह प्रश्न भी आपसे एक बार पूछा जा चुका है। आइए अब बात करते हैं, यहां जो प्रजामंडल स्थापित किया गया था तो एक नाम आता है जिनका नाम था मीठालाल व्यास। इन मीठालाल व्यास के द्वारा 1945 में इसकी स्थापना, मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की, जैसे भरतपुर की रेवाड़ी, जैसलमेर की जोधपुर में, सिरोही की बंबई प्रांत में स्थापना की गई थी और बीकानेर की कलकत्ता में स्थापित ये प्रजामंडल किया गया था। तो मीठालाल व्यास के द्वारा 1945 ईस्वी में यह प्रजामंडल स्थापित किया गया, जिसके द्वारा यहाँ के स्थानीय प्रशासन के समक्ष जनता की आवाज को उठाने का प्रयास किया गया। इससे पहले जैसलमेर क्षेत्र में राजनीतिक चेतना जागृत करने का जो श्रेय जाता है, ये यहाँ के एक प्रमुख क्रांतिकारी नेता रहे जिनका नाम आता है सागरमल गोपा। अगर हमसे इस प्रजामंडल के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाएगा तो वह अवश्य ही सागरमल गोपा के संदर्भ में ही पूछा जाएगा। इन्हीं सागरमल गोपा के द्वारा कुछ पुस्तकें भी लिखी गई थी, उनके बारे में भी हम जानकारी भी प्राप्त करने वाले हैं। लेकिन क्योंकि अब ये जो संगठन यहाँ पर, जैसे राजपूताना मध्य भारत सभा संगठन था जिसे कांग्रेस अब अपने सहयोगी संगठन के रूप में मान करके कार्य कर रही थी, इसीलिए यहाँ की जनता अब कांग्रेस के साथ अपना जुड़ाव बना चुकी थी और उनके द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों या फिर आंदोलनों को अपने रियासत में भी चलाने का कार्य यहाँ की जनता के द्वारा किया जा रहा था।
इसी दौरान 16 नवंबर 1930 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्वास्थ्य के लिए या फिर उत्तम स्वास्थ्य की कामना हेतु जैसलमेर में जवाहर दिवस मनाया जाता है। लेकिन जो यहाँ का स्थानीय प्रशासन था वह यह नहीं चाहता था कि उनके विरुद्ध यहाँ किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन हो, कोई जुलूस निकले या फिर कोई हड़ताल हो या फिर कोई भी कांग्रेस समर्थित आंदोलन उनके रियासत में चलाया जाए। इसीलिए जो प्रमुख क्रांतिकारी यहाँ के थे सागरमल गोपा, रघुनाथ सिंह, आईदान, इनको प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही साथ 1939 ईस्वी में शिव शंकर गोपा के द्वारा जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना की गई और इस परिषद के माध्यम से यहाँ की जनता को जागरूक करने का प्रयास शिव शंकर गोपा के द्वारा किया जाता है, क्योंकि प्रजामंडल को कुचलने का कार्य यहाँ पर प्रशासन के द्वारा कर दिया गया था। दमन की नीति यहाँ पर अपना करके उसको बैन कर दिया गया था। इसीलिए जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना 1939 में शिव शंकर गोपा के द्वारा यहाँ की गई थी। अगर हम बात करें इसी सागरमल गोपा के द्वारा जो जैसलमेर प्रशासन के दमन की जो नीति या फिर दमन का जो कुचक्र यहाँ पर चल रहा था उसके ऊपर पुस्तकें भी इनके द्वारा लिखी जाती हैं, जैसे जैसलमेर का गुंडाराज, आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा आदि पुस्तकों के माध्यम से यहाँ पर किए जा रहे आपके जनता के ऊपर किए जा रहे अत्याचारों का विवरण या प्रशासन जो भी यहाँ पर कार्यवाही कर रहा था उनका लेख सागरमल गोपा के द्वारा छापा जाता है। अर्थात जो प्रशासन के द्वारा जो भी अत्याचार या शोषण किया जा रहा था उसको उजागर करने का कार्य सागरमल गोपा के द्वारा यहाँ पर किया गया। इसीलिए क्योंकि प्रशासन के विरुद्ध इन्होंने लिखा है तो सागरमल गोपा को यहाँ पर क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करके सागरमल गोपा को जेल में एक अधिकारी था जिसका नाम आता है गुमान सिंह, इस गुमान सिंह के द्वारा सागरमल गोपा पर जेल में ही अत्याचार किए जाते हैं और ऐसा कहा जाता है इस गुमान सिंह के द्वारा सागरमल गोपा को जेल में ही जिंदा जला दिया गया था। ये घटना जो थी 4 अप्रैल 1946 ईस्वी की घटना आती है। क्योंकि जेल में प्रमुख क्रांतिकारी नेता को जला दिया गया था, इसीलिए जैसलमेर प्रजामंडल के जो मेन कार्यकर्ता थे या फिर जो भी जनता यहाँ पर एज ए कार्यकर्ता इस प्रजामंडल आंदोलन से जुड़ी हुई थी उनके द्वारा इसका विरोध किया जाता है और इस घटना के विरुद्ध में एक आंदोलन जैसलमेर क्षेत्र में चलाया जाता है। और इस घटना की जांच करने के साथ साथ इस गुमान सिंह नामक अधिकारी को सजा दिलाने के लिए आंदोलन यहां प्रजामंडल कार्यकर्ताओं के द्वारा चलाया जाता है। इसीलिए बाद में इस घटना की जांच हेतु गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन किया गया था। यह आयोग भी हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस आयोग के द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में सागरमल गोपा के द्वारा सुसाइड करना बता दिया गया, अर्थात इस घटना को आत्महत्या बता दिया जाता है। अगर हम बात करेंगे, आपको पता होगा जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर ये रियासतें 30 मार्च 1949 ईस्वी को इनका विलय राजस्थान एकीकरण के दौरान कर लिया गया था और यह चौथा चरण आता है जिसका नाम आता है वृहत राजस्थान। और इसके तहत 30 मार्च 1949 ईस्वी को राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण के दौरान जैसलमेर रियासत का विलय राजस्थान एकीकरण के दौरान कर दिया जाता है। तो इस प्रकार यहां पर फिर उत्तरदायी शासन की स्थापना हो जाती है। तो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने प्रजामंडल की जो बेसिक परिभाषा आती है वो समझाने का प्रयास किया और राजपूताना मध्य भारत सभा और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद जैसे संगठन जिनके द्वारा यहाँ की जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करने का कार्य किया गया, यह मैंने समझाने का प्रयास किया और किस प्रकार जैसलमेर प्रजामंडल स्थापित हुआ और यहाँ सागरमल गोपा के द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से यहाँ के प्रशासन के द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा था उसके बारे में जो लेख छापे उसके संदर्भ में भी आज हमने चर्चा की। इस सेशन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी IQ RS पर, आज ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टडी IQ एप्लीकेशन पर आपके लिए कोर्स अवेलेबल है। अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो मेरा कोड है प्रवीण33, इसको अप्लाई करके आप डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। बाकी की चर्चा, बाकी की बात हम अपने अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।